नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन में 3 विवादों कृषि कानून को लेकर वापस लेने का ऐलान किया था और अब पीएम के ऐलान के बाद से ही आपको बता दें कि जो घमासान है, राजनीतिक घमासान, वो शुरू हो चुका है। आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है और बैठक में तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के लिए एक बिल को मंजूरी दिए जाने की भी संभावना है। बिल को कैबिनेट की मंजूरी के बाद संसद के दोनों सदनों में पारित करवाया जाएगा और जिसके बाद तीनों कृषि कानून विधिवत रूप से ही खत्म हो जाएंगे। मोदी कैबिनेट आज इन कानूनों की वापसी पर अपने मंजूरी दे सकती है। कैबिनेट की बैठक पीएमओ में आज सुबह 11 बजे शुरू होगी। इसके बाद 29 नवंबर से ही शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में ही कानून वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी। संसदीय नियमों के मुताबिक किसी भी पुराने कानून को वापस लेने की भी वही प्रक्रिया है जो किसी नए कानून को बनाने की है। जिस तरह से कोई नया कानून बनाने के लिए संसद के दोनों सदनों में बिल पारित करवाना पड़ता है, ठीक उसी तरह से पुराने कानून को वापस लेने या समाप्त करने के लिए संसद के दोनों सदनों में बिल पारित करवाना पड़ता है। दूसरे अर्थों में कहे तो एक नया कानून बनाकर ही पुराने कानून को खत्म किया जा सकता है। ऐसे में पीएम के ऐलान की तामील के भी 29 नवंबर से ही शुरू हो रहे हैं। संसद सत्र में ही लोकसभा या राज्यसभा में 3 कानूनों के लिए या फिर 2-3 अलग अलग या फिर तीनों के लिए एक ही बिल पेश किया जाएगा। पेश होने के बाद चर्चा या बिना चर्चा के बिल पहले एक सदन और फिर दूसरे सदन में पारित होने के बाद मंजूरी के लिए भी राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही तीनों कृषि कानून निरस्त हो जाएंगे। बिल पारित होने में कितना समय लगेगा ये सरकार की प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। हालांकि पीएम की घोषणा से अनुमान यही लगाया जा सकता है कि दोनों सदनों में बिल पारित होकर राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेज दिया जाएगा। ऐसे में उम्मीद यही है कि सत्र शुरू होने के पहले ही हफ्ते में ही तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल उत्तर प्रदेश के कानपुर दौरे पर थे। यहां जेपी नड्डा के आपको बता दें कि नामदेव गुरुद्वारे में पूजा अर्चना भी की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि सिख समुदाय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी काम किए हैं और उनकी पुरानी मांगों को भी पूरा किया है। प्रधानमंत्री ने 1984 के दंगों में ही शामिल लोगों पर एसआईटी बैठाकर उनको जेल भेजने का काम किया है। भले ही वो कितने प्रभावशाली हों, ये राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नड्डा के साथ मौजूद रहे। इसके बाद जेपी नड्डा ने क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर और 7 जिला कार्यालयों का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि आप सब और मैं बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ये भव्य कार्यालय देखने का मौका मिल रहा है। आप उनसे पूछिए जो आज से 15 और 20 साल पहले पार्टी के कार्यकर्ता बनकर किसी किराए के मकान पे रहकर विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे। और इसके साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि मैं हमेशा कहता हूं कि उजाले का सुख लेना है तो अंधेरे को याद करो, विपत्ति काल को याद करोगे तभी सुख के काल का आनंद ले सकोगे। हमें ये रुकना नहीं है बल्कि चलते रहना है। 5 क से पार्टी का संगठन चलता है और क से कार्यकर्ता कारिणी कार्यक्रम और कोष का कार्यालय से भी ये चीजें हमारे पास है और आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। नड्डा ने आगे कहा कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोई जिला बिना कार्यालय के नहीं होना चाहिए, कार्यालय आधुनिक होना चाहिए। अमित शाह जी ने जिस कार्य को आगे बढ़ाया है उसी कार्य को मैं भी आगे बढ़ा रहा हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज मुझे खुशी है कि देश में 432 कार्यालय बनकर तैयार हो गए हैं। आज ये भी खुशी की बात है कि बड़े भाग्यशाली है हम कि आप बीजेपी कार्यकर्ता है और क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सबने बैठा हुआ कार्यकर्ता कल मंच पर प्रदेश या पार्टी का नेतृत्व कर सकता है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने क्रूज छापेमारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी कि एनसीबी और से क्रूज छापेमारी फर्जी है या नहीं।
उन्होंने बताया कि इसकी जांच मुंबई पुलिस करेगी। आर्यन खान जमानत मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट हालिया टिप्पणियों को देखते हुए इस बात से संकेत दिए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आर्यन खान और मुनमुन धमेचा और अरबाज चमेंट भी जमानत याचिकाओं पर विस्तृत आदेश में भी न्यायमूर्ति नितिन सोम्बे और हाल ही में कहा गया था कि मामले में साजिश और सामान्य इरादे से संबंधित एनसीबी के आरोपों की उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया से ही सकारात्मक जो है वो सबूत नहीं मिले हैं। और इस बारे में पूछने पर दिलीप पाटिल ने कहा है कि इस पृष्ठभूमि के खिलाफ शहर की पुलिस जांच करेगी कि एनसीबी के क्षेत्रीय निर्देशक समीर वानखेड़े के नेतृत्व में कोडालिया क्रूज जहाज पर छापेमारी फर्जी है भी या नहीं भी। और इसको लेकर भी उन्होंने बताया कि मुंबई पुलिस की ओर से ये दूसरी जांच होगी जो 27 अक्टूबर से वानखेड़े के खिलाफ एनसीबी के एक गवाह की ओर से लगाए गए जबरन वसूली के आरोपों की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिलीप सावत की देखरेख में 4 सदस्यीय टीम मामले की जांच कर रही है। इस मामले में एनसीबी के गवाहों सहित कई लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक जहाज और कथित फर्जी छापे अधिकतम प्रचार हासिल करने के लिए हाई प्रोफाइल व्यक्तियों को लक्षित करने और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की रिहाई के लिए भी कथित तौर पर जबरन वसूली की मांग करने जैसे कई मामलों में वानखेड़े को निशाना बनाते हुए एक एक के बाद ही कई खुलासे कर रहे हैं। नवाब मलिक ये भी आरोप लगाया है कि वानखेड़े ने एक आश्रित श्रेणी में ही तहत IARS की बड़ी नौकरी पाने के लिए भी फर्जी दस्तावेज जमा कराए थे। बता दें कि जहाज पर छापेमारी के बाद एनसीबी ने कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से खान, धमेचा और मर्चेंट सहित अधिकांश को जमानत भी मिल गई है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ दर्ज वसूली मामले में से एक मामले में विशेष सरकारी वकील प्रदीप धरत के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और डीजीपी और थाने पुलिस को शिकायत की है। उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि इस मामले की जांच अधिकारी लापरवाही कर रहा है और जांच से संबंधित बातें उनसे साझा नहीं कर रहा है, जिस वजह से इसका फायदा आरोपियों को मिल रहा है। घरत के ही अपनी शिकायत में ये भी मांग की है कि जांच अधिकारी के इस तरह के बर्ताव का क्या कारण है, इसकी भी जांच होनी चाहिए ताकि सही वजह से पता चले। आपको बता दें कि घरत ही जिस मामले में बात कर रहे हैं वो मामला थाने के नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज है। इस मामले में ही शिकायतकर्ता की शिकायत के बाद परमवीर सिंह समेत ACP और एंटी कदम PI राजकुमार और कोटमीरे पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप भी इसमें हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके साथ ही 28 लोगों के खिलाफ वसूली का मामला भी दर्ज हुआ था। और प्रदीप घरत ने यह भी बताया है कि इस मामले में उन्हें विशेष सरकारी वकील के तौर पर 30 सितंबर को नियुक्त किया गया था, जिसकी जानकारी सरकार को भी थी और सरकार की तरफ से ही जांच अधिकारी से लेकर हर बड़े अधिकारी को दी गई थी। और इस मामले के जांच अधिकारी बाबा साहेब निकम को ही ये पता था कि वो इस मामले में सरकार की तरफ से जिरह करेंगे। और घरत का आरोप है कि निकम उन्हें जांच से बड़ी कोई जानकारी देते हुए जिस वजह से उन्हें इस मामले में कुछ पता नहीं चल रहा। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। दरअसल उन्होंने दावा किया है कि ममता और मोदी यानी बीजेपी के बीच साठगांठ है। उन्होंने कहा कि जिस दिन से उनके भतीजे को ईडी ऑफिस बुलाया गया उसी दिन से ये शुरू हो गया था। अधीर रंजन चौधरी ने सवाल पूछते हुए कहा कि जब अगस्त में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से तय हुआ था कि विपक्षी को साथ मिलकर मोदी सरकार को हराएंगे, तो अब अचानक वो बदल क्यों गई है। उन्होंने ममता बनर्जी पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि ममता दिल्ली खरीद फरोख्त है और आई है, इसीलिए उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल में खूब पैसा कमा के दिल्ली आई हैं। अधीर रंजन चौधरी जैसे बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत कहती है, वैसे ही बीजेपी के ही साथ मिलकर अब वो सिर्फ कांग्रेस को तोड़ रही है। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई से बचने के लिए मोदी के साथ ममता का ये नापाक गठजोड़ है।
ममता बनर्जी सिर्फ कांग्रेस को तोड़ रही हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कल दिल्ली पहुंची हुई थी और उनका ये दौरा 25 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। इससे पहले ही ममता बनर्जी का आज पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने का कार्यक्रम है। इस मुलाकात के दौरान पीएम और ममता बनर्जी के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। हालांकि दिल्ली आने पहले उन्होंने विस्तार में कहा था कि वो पीएम के सामने बीएसएफ के अधिकारी क्षेत्र का मुद्दा भी उठाएंगी। बीजेपी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी को ही मुंबई हमलों को लेकर बयान को लेकर तत्कालीन मनमोहन सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें कि बीजेपी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार को निठल्ली और निकम्मी बताया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस की सरकार निठल्ली निकम्मी थी और राष्ट्रीय की सुरक्षा पर भी भारत की अखंडता की उनको चिंता नहीं थी। मनीष तिवारी ने स्वीकार किया है कि उनकी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर लगाया था। बीजेपी ने कहा कि मनीष तिवारी ने जो बात अपनी पुस्तक में कही, जिसको हम सभी मीडिया में देखा है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि जो तथ्य सामने आए हैं उसको कांग्रेस ही विफलता का कबूलनामा कहना ही अयुक्त होगा। इस पुस्तक का सारांश है कि संयम शक्ति की निशानी नहीं बल्कि 26/11 के मुंबई हमले के समय में संयम कमजोरी माना जा सकता है। भारत को उस समय कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी और जब कांग्रेस की विफलताओं का ये कबूलनामा पढ़ा तो हर भारतीय की तरफ से ही हमें भी बड़ी पीड़ा हुई है। और बीजेपी ने आगे कहा कि कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी क्या आज अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? सोनिया गांधी जी, हमारा प्रश्न है कि भारत की वीर सेना को ही उस समय अनुमति और खुली छूट क्यों नहीं दी गई और हमारी वीर सेना पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के अनुमति मांग रही थी कि हम पाकिस्तानी को ही सबक सिखाएंगे। लेकिन सोनिया गांधी जी, ऐसा क्यों हुआ कि हमारे वीर सपूत जो थे वो सेना को ये अनुमति क्यों नहीं दी गई? आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब दौरे पर हैं। आज अमृतसर में अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य के शिक्षकों को 8 गारंटी दी और इसके साथ ही आपको बता दें कि केजरीवाल ने कहा है कि यहाँ शिक्षकों की हालत बेहद खराब है। हमारी सरकार आने पर राज्य में जितने भी शिक्षक हैं सबको कंफर्म किया जाएगा, साथ ही राज्य में शिक्षकों को खाली पदों को भी भरा जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि अगर पंजाब में हमारी सरकार बनती है तो उससे पहले ही हम कॉन्ट्रैक्ट पर भी काम कर रहे हैं और सारे अध्यापकों को पक्का करेंगे। हमारी चन्नी साहब से अपील है कि आप इन अध्यापकों की मांग पूरी करें। अगर आपने इनकी मांग नहीं मानी तो हमारी सरकार आने पर हम इनकी सभी मांगों को पूरा करेंगे। पंजाब के टीचरों के लिए भी केजरीवाल की 8 बड़ी गारंटी है और आपको बता दें कि पहली ये है कि शिक्षा प्रणाली को बदलेंगे और इसके साथ ही उन्होंने और भी कई गारंटियां दी हैं। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि केजरीवाल ये कह चुके हैं कि वहां पर वो गारंटी जो शिक्षकों के हक में है वो बात करेंगे। आपको बता दें कि केजरीवाल ने पंजाब में शिक्षकों की हालत को बेहद खराब बताया है। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा है कि हमारी सरकार बनने पर राज्य के सभी शिक्षक को कंफर्म किया जाएगा। आपको बता दें कि केजरीवाल पंजाब दौरे पर है और 8 गारंटी टीचरों को दे चुके हैं। भारतीय एयरटेल के बाद अब वोडाफोन आइडिया ने भी टैरिफ की कीमतों में इजाफा कर दिया है। अब से आपको फोन पर बातें करने से लेकर इंटरनेट तक के लिए पहले की तुलना में ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। कंपनी ने टैरिफ में ही 20 से 25% का इजाफा किया है। बता दें कि टैरिफ की नई दरें 25 नवंबर 2021 से लागू हो जाएंगी। अगर आप भी वोडाफोन यूजर हैं या फिर वोडाफोन का प्लान लेने जा रहे हैं तो उससे पहले ही चेक कर लें कि आपको अब रिचार्ज के लिए कितने रुपए खर्च करने होंगे। कंपनी ने बेसिक 69 रुपए वाले प्लान का रेट्स बढ़ाकर 99 रुपए कर दिया है, जिसकी वैलिडिटी अब 28 दिन के लिए कर दी गई है और 149 रुपए में भी आपको बता दें कि इसका प्लान बढ़ाया गया है और 219 रुपए वाले प्लान का रेट्स भी बढ़ गया है। इतना ही नहीं, इसकी भी वैलिडिटी जो रहेगी वो 28 दिन तक ही रहेगी। देश की तीसरी सबसे बड़ी
टेलीकॉम कंपनी ने भी बयान जारी कर इस बारे में जानकारी दी है। कंपनी ने बताया है कि कंपनी के ही ARPU में भी सुधार देखने को मिलेगा। इसके साथ ही टेलीकॉम सेक्टर को भी फाइनेंशियल संकट से बाहर निकालने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि इससे पहले एयरटेल ने भी प्रीपेड प्लान्स के लिए भी रेट्स में इजाफा किया था। एयरटेल ने कीमतों में 25% का इजाफा किया था और एयरटेल के नए रेट्स 26 नवंबर से लागू हो जाएंगे। इससे पहले तीनों कंपनियों ने दिसंबर 2019 में ही अपने टैरिफ प्लान्स की दरों में बढ़ोतरी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को जेवर में ही नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश देश के में ही सबसे अधिक राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में इस समय 8 हवाई अड्डे काम कर रहे हैं और इनके अलावा 13 हवाई अड्डों और 7 हवाई पट्टियों का काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि साल 2012 तक उत्तर प्रदेश में केवल लखनऊ और वाराणसी में ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे। प्रदेश के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर को कुशीनगर में ही किया। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का काम तेजी से चल रहा है। वहां अगले साल के शुरू में ही हवाई सेवाएं शुरू हो जाएंगी और उम्मीद है कि वाराणसी और कुशीनगर और अयोध्या उत्तर प्रदेश के 3 ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां पर देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। और आपको बता दें कि जेवर में जिस हवाई अड्डे का प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे वो प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। दरअसल केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता सड़क, रेल, हवाई और जल मार्गों के जरिए निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने की है। प्रधानमंत्री के गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की वजह से ही उत्तर प्रदेश में विकास के काम में भी तेजी आई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर कस्बे के पास किया जा रहा है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से इसकी दूरी करीब 72 किलोमीटर है। ये नोएडा शहर से करीब 40 किलोमीटर, दादरी और कंटेनर के डिपो से बीच करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट के पहले ही चरण में विकास पर हर साल तक करोड़ 20 यात्रियों को कर सकेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगले 3 साल में बनकर यह तैयार होने की उम्मीद जताई जा रही है। इतना ही नहीं, यह हवाई अड्डा यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के करीब है और यह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी जुड़ेगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये मालगाड़ियों के लिए भी बनाए जा रहे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और मेट्रो रेल से भी जुड़ेगा। पिछड़े वर्ग और आदिवासी समुदाय के लिए बीजेपी सरकार के निरंतर प्रयास के बीच सीएम शिवराज ने जनजाति गौरव सप्ताह के तहत एक अहम घोषणा कर दी, जिससे आदिवासी वर्ग के लोगों की आमदनी को रफ्तार दी जा सके। जिसके चलते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई आबकारी नीति का ऐलान कर दिया। विस्तार से जानते हैं इस रिपोर्ट में। सीएम शिवराज सिंह चौहान उन चुनिंदा मुख्यमंत्रियों में से एक हैं जिन्होंने लोगों के बीच एक अलग और खास जगह बनाई है। प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान को पूरा प्रदेश मामा कहकर बुलाता है। वो प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में शुमार होते हैं। हों भी क्यों ना, जनता से उनका रिश्ता सिर्फ बतौर मुख्यमंत्री तक ही सीमित नहीं है, वो एक मामा के रूप में हर घर में शामिल है। सीएम शिवराज मानते हैं कि मामा सिर्फ माँ के भाई को ही नहीं कहते, मामा वो होता है जिसके दिल में माँ के जैसा प्यार होता है और जो लोगों के लिए दिल में स्नेह रखता है। और सीएम शिवराज ने ये बात कई बार सिद्ध भी करके दिखाई है। उन्होंने बेटियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, महिलाओं के लिए आरक्षण जैसी कई योजनाएं शुरू की, जिसके बाद प्रदेश की बालिकाएं उन्हें मामा बुलाने लगी। बस यहीं से ये सिलसिला भी शुरू हो गया और इसके बाद प्रदेश के लड़के भी उन्हें मामा ही कहने लगे। तो वहीं अब सीएम शिवराज ने एक बार फिर से एक योजना की घोषणा कर दी है, जिसके जरिए अब आदिवासी वर्ग का भी बेहतर विकास हो सकेगा। दरअसल जनजातीय गौरव सप्ताह के तहत आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक अहम घोषणा की। उन्होंने ये कहा कि ये क्यों होना चाहिए कि केवल बड़े लोग ही शराब बेचें।
हम आदिवासियों के लिए भी एक ऐसी ही आबकारी नीति ला रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश में अब जल्द ही आदिवासी क्षेत्रों में महुआ से बनने वाली शराब को हेरिटेज शराब का दर्जा मिल सकता है। साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि मैं भी मानता हूँ कि नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार परंपरा में कई चीजें हैं जो करनी पड़ती हैं। नशा बंद हो, इसके लिए हम नशा मुक्ति अभियान भी चलाएंगे, लेकिन ये क्यों हो कि शराब बड़े लोग ही बेचे। तो वहीं आपको बता दें कि महुआ एक परंपरागत शराब है जो कि अवैध नहीं होगी और वो हेरिटेज शराब के नाम से शराब की दुकानों पर बिक्री के लिए तैयार की जाएगी। इसके जरिए अवैध शराब के कारोबार पर लगाम भी लगाई जा सकती है और शराब को भी आदिवासी की आमदनी का जरिया बनाया जा सकता है। इस योजना के बाद अगर कोई परंपरागत रूप से महुआ की शराब बनाता है तो उसे बेचने का अधिकार भी उसका ही होगा और सरकार इसे वैधानिक मान्यता देगी। और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश कोई पहला राज्य नहीं होगा, बल्कि आपको बता दें कि इससे पहले राजस्थान में लंबे समय से हेरिटेज शराब को मान्यता मिली हुई है। तो वहीं गोवा की परंपरागत शराब फैनी भी पर्यटकों में खासा मशहूर है और अब इसी सूची में मध्य प्रदेश का भी नाम जुड़ चुका है। सीएम शिवराज सिंह चौहान राज्य के मंडला में आदिवासियों के साथ ढोल बजाते और डांस करते भी नजर आए। ये वीडियो मंडला में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस सप्ताह का आयोजन की है। वीडियो में शिवराज सिंह चौहान ढोल बजा रहे हैं और डांस भी कर रहे हैं। उनके साथ कई अन्य लोग भी इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जनजातीय वर्ग को सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार दिया जाएगा। वो जंगल जाएंगे और उसकी लकड़ी फल पर भी उन्हीं का अधिकार होगा। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना में उन्हें आवासीय भूमि अधिकार पत्र प्रदान किए जाएंगे। साथ ही अब जनजातियों के विरुद्ध दायर किए गए छोटे छोटे या फिर झूठे मुकदमे भी वापस ले लिए जाएंगे। जनजातीय समुदाय को प्रधानमंत्री आवास बनाने के अधिकार के लिए रेत भी मुफ्त में प्रदान की जाएगी और अगले साल से तेंदुपत्ता बेचने का अधिकार जनजातियों को दिए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। बात अगर शिक्षा की करें तो आदिवासी वर्ग में शिक्षा को बेहतर करने के लिए मंडला में मेडिकल कॉलेज खोले जाने का भी ऐलान किया गया। बहरहाल इन तमाम योजनाओं के लिए भूतल पर उतरने में अभी थोड़ा समय और है, पर उम्मीद यही की जा रही है कि अब जल्द ही मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय की तस्वीर बदलने वाली है। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।